सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सफ़र है यूपीएससी। और दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी ने एक ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकाली है, जो कि सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जस्ट लाइक यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो वो कि भाई उन्होंने ठान के रखा है कि उन्हें सिर्फ आईएएस या आईपीएस ही चाहिए, उसके अलावा अगर लोअर कोई अदर डिपार्टमेंट में कोई जॉब मिलती है सिविल सर्विस की तो वो लोग उसे ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग के केस में ये होता है कि या तो वो मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनका जो बैकअप प्लान है वो ऑलरेडी रेडी होता है। फिर वो कोई किसी जॉब में होते हैं तो उनका फिक्स है कि अगर वो उन्हें आईपीएस या आईएएस मिलता है तो ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज़ वो अपने जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं वो उसमें अपना करियर आगे बढ़ाएंगे। या फिर फैमिली बैकग्राउंड उनका बेटर होता है, कोई फैमिली बिजनेस होता है तो वो उनका वो होता है कि अगर आईएएस या आईपीएस उन्हें नहीं मिलता है तो वो अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। और सेकंड साइड वो एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको ये होता है कि भाई चलो ठीक है, सिविल सर्विस क्वालिफाई करना ड्रीम है, बट जो भी जॉब मिलती है उसे वो अपनी पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस, आईएफएस या जो भी जॉब्स हो। उन लोगों ने डिस्कस किया था इंटरव्यू इनिशिएटिव्स में कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू कौन कौन सी जॉब्स मिलती है। तो ये जो ईपीएफओ में जो जॉब है गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है सेकेंड कैटेगरी के एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें भाई लगता है कि उन्हें एक जॉब की ज़रूरत है, तो ताकि वो बैकअप प्लान रेडी हो जाए, ताकि उस जॉब के साथ वो फिर अपने आईएएस या आईपीएस के ड्रीम को पूरा कर सके प्रिपरेशन करते हुए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं आगे कि इसमें ना आपको दो जॉब मिलने वाली है। एक फर्स्ट जॉब जो है वो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की है, जिसमें 159 पोस्ट मिल यूपीएससी ने वो की है, और ये ग्रुप ए की जॉब है। और अगर इसके पे स्केल की बात करें तो 10th इन पे मैट्रिक्स एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग अगर इसकी सैलरी की अगर हम बात करें तो जस्ट लाइक 1,14,000 के अराउंड समथिंग कुछ सैलरी इसकी होगी। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लगता है कुछ कम भी है, स्टार्टिंग में कम सैलरी वो, बट इसके अकॉर्डिंग सैलरी यही जाती है। और अगर एज की बात करें तो 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है फॉर जनरल कैटेगरी। और उसका सेकंड जॉब जो है इसमें वो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर, जिसकी 418 वैकेंसीज यूपीएससी ने निकाली है ईपीएफओ में, और ये जो है वो ग्रुप बी की जॉब है। और अगर इसके पे स्केल की बात करें हम लोग तो 18 पे मैट्रिक्स एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन। तो इसमें समथिंग अगर हम सैलरी की इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सैलरी समथिंग होगी 80 to 85,000। और अगर इसकी एज की बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो एज है वो 30 ईयर्स है, अगेन फॉर जनरल कैटेगरी। अब अगर इससे क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मतलब कि इसके एग्ज़ाम, इसके लिए फॉर्म फिल करने के लिए एस्पिरेंट्स को जो है ग्रेजुएट होना नेसेसरी है। और उसके बाद अगर बात करें डिज़ायरेबल फॉर एपीएससी एफसी, ठीक है, तो इसके लिए डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉ एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सिर्फ डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। तो अगर किसी के पास हो तो आप उसे ऐड कर सकते, नहीं हो तो इतना कोई मैंडेटरी नहीं है कि जिसके पास नहीं होगा वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन में अलग से हाईलाइट नहीं किया गया है। फिर अगर एग्ज़ाम की पैटर्न की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो टू स्टेज में होगा। जैसे अगर यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन की हम बात करें तो उसका एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है, फर्स्ट प्रीलिम्स, देन सेकंड मेंस एंड देन फाइनल इंटरव्यू। बट इस ईपीएफओ में जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो सिर्फ 2 स्टेजेस के लिए। फर्स्ट जो है आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, जो कि 300 मार्क्स का होगा ऑन पेपर पेन, जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और शायद अगर इसके एग्ज़ाम की पैटर्न को अगर मैं कंपेयर करूँ यूपीएससी सिविल सर्विस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से, तो ये बहुत ही ईजी एग्ज़ाम है, मतलब उससे कंपेरिजन में कि अगर, और 120 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होगा, वही सेम जो प्रीलिम्स 200 का होता है। तो हम आगे हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे इसका, बट ये ना कि मतलब जस्ट यूपीएससी सिविल सर्विस के अगर हम लोग एमसीक्यूज को देखें तो वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछने की कोशिश करता है, बट यहाँ के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो शायद उतना टफ नहीं जाता पेपर। तो उसका सेकंड जो स्टेज है वो है इंटरव्यू, जो होता है 100 मार्क्स का। तो अगर जॉब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कैटेगरी वाइज तो जनरल कैटेगरीज के लिए एपीएफसी में जो है 68 पोस्ट है, और इन्फोर्समेंट ऑफिसर या
अकाउंट्स ऑफिसर जो बी ग्रेड की जॉब है उसके लिए 204 पोस्ट है। सिर्फ अगर ओबीसी के लिए बात करें तो ओबीसी के लिए जो 38 पोस्ट रिजर्व है एपीएफसी में, और सेम वही ईओ में जो बी ग्रेड की जॉब है इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर में जो है 78 पोस्ट रिजर्व है ओबीसी के लिए। अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो यहाँ 12 पोस्ट रिजर्व है, यहाँ 57 पोस्ट रिजर्व है। और शेड्यूल ट्राइब्स की अगर बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पे 25 पोस्ट रिजर्व मिलेगी और यहाँ पे 28 पोस्ट रिजर्व है। और जो ईडब्ल्यूएस की बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो वहाँ उनके लिए यहाँ पे 16 पोस्ट रिजर्व है एंड यहाँ पे 51 पोस्ट रिजर्व है। तो अगर ऑल ओवर बात करें असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए तो 159 पोस्ट है एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 418 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो जो है 577 पोस्ट की वैकेंसी जो है यूपीएससी ने निकाली है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो एक अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन है बहुत कम होने वाला है। मतलब प्रीवियस ईयर जो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2021 में आई थी, और उससे पहले 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो शायद इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था एग्ज़ाम में। आगे हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, सिलेबस भी बहुत ईजी होने वाला है इसका। तो यूपीएससी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है आपके सिलेबस का बहुत छोटा पार्ट है। तो आई डोंट थिंक आपको इसके लिए प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। सिलेबस आपका कंप्लीट है, शायद थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा और आप इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो अगर बात करें प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, तो जो 2021-2022 के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसका जो कट ऑफ गया था वो आरटी रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए 180 फॉर जनरल कैटेगरी 187.39 आउट ऑफ 300 एंड फॉर ओबीसी 173.12 आउट ऑफ 300। शेड्यूल कास्ट के लिए गया था 160.51, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 156.30 एंड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 171.67 आउट ऑफ 300। और इंटरव्यू के लिए बात करें तो इंटरव्यू का जो कट ऑफ था वो जनरल कैटेगरी के लिए 50 आउट ऑफ 100 और ओबीसी के लिए 45, शेड्यूल कास्ट के लिए 40, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 40 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 50। और अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फॉर जनरल कैटेगरी 259, ओबीसी 244, शेड्यूल कास्ट 234, 231 एंड 246 आउट ऑफ 400। और अगर 2018 की बात करें तो 2018 में जो कट ऑफ गया था वो 160। मतलब अगर डिफरेंस देख सकते हैं कि जो यहाँ से अगर हम लोग डिफरेंस देखें 2021, 2022, 2018 के लिए तो 27 नंबर का डिफरेंस है कट ऑफ में आया है। अगर वही सेम जनरल के लिए देखें तो हम लोग सॉरी फॉर ओबीसी के लिए यहाँ पे 142 कट ऑफ था, यहाँ 173 कट ऑफ है। तो यहाँ तो और ज़्यादा गैप 31 नंबर का गैप आ गया। उसके बाद शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे 128 और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 133। इंटरव्यू का जो कट ऑफ है वो यहाँ पर भी आपको सेम देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी जो है सेम देखने को मिलेगा। उसका जो फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल जो कट ऑफ है वो है 137 आउट ऑफ 400, सॉरी 237 आउट ऑफ 400 फॉर ओबीसी, 219 आउट ऑफ 400, शेड्यूल कास्ट 194 आउट ऑफ 200 आउट ऑफ 400 और शेड्यूल ट्राइब्स 228 आउट ऑफ 400। तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ है वो 234 गया और यहाँ पे 194। मतलब बहुत ज़्यादा, हालांकि इन दोनों में एक डिफरेंस हो सकता है कि यहाँ पे 2020 के पहले ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन था वो नहीं था, तो यहाँ पे 10% रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। तो कुछ पोस्ट यहाँ पे जो सारी पोस्ट मैक्सिमम ईडब्ल्यूएस की जो पोस्ट थी वो उसके लिए जनरल कैटेगरी फाइट कर दिया गया था, ठीक है। बट अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया गया तो यहाँ से जो कुछ पोस्ट को लेकर यहाँ पे कर दिया, जब नंबर ऑफ पोस्ट पर कैटेगरी के लिए कम होगी तो कट ऑफ ऑब्वियसली बढ़ना ही है। तो ये रीज़न है। तो अगर इस बार मान के चलें कि जब पहले का कट ऑफ ये था, उसके 4 साल बाद जब एग्ज़ाम हो तो उसका कट ऑफ ये था, आई थिंक इस बार जो कट ऑफ है शायद वो हम अगर इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखें तो शायद यहाँ पर 27 का डिफरेंस शायद ये 210 समथिंग जा सकता है, 200 क्रॉस कर सकता है, 185, 180 एंड दिस इज़ 180 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली एंड दिस इज़ 190। तो ये कट ऑफ जा सकता है। तो शायद इसके बेस पे देखें तो शायद एग्ज़ाम थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि शायद कंपटीशन बढ़ेगा तो शायद थोड़ी टफ फाइट हो सकती है। बट एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बहुत ईजी है, क्वेश्चन जो सिलेबस है वो बहुत ईजी है। सो एग्ज़ाम के स्कीम या एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो द टेस्ट विल बी अ
ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन। तो 2 आवर्स का जो एग्ज़ाम का टाइमिंग होगा और 120 क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क। तो 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा आपका, 120 क्वेश्चंस होंगे। सो आप डिवाइड कर लीजिए कि एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना मार्क मिलेगा। उसके बाद द टेस्ट विल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर। तो जैसा कि यूपीएससी सिविल सर्विस का प्रीलिम्स होता है उस टाइप का पेपर होगा। मेंस का कोई फंडा नहीं है, प्रीलिम्स, इंटरव्यू, देन मेडिकल। उसके बाद द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश। आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन। जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स में एग्जाम में होता है कि एक आंसर, क्वेश्चन का आंसर गलत करने पे आपका जो सही में से जो ऑल ओवर जो मार्क्स है उसमें 1/3 आपका मार्क्स कट हो जाएगा एक आंसर गलत करने पे। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी। सो अब इतना इजी एग्जाम दे रहा है, मतलब जैसे यूपीएससी एग्जाम्स, आई डोंट थिंक कि 3 स्टेज के अलावा यूपीएससी एग्जाम लेता होगा। तो अभी 2 स्टेजेस में ले रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आप थोड़ी कर सकता है आपके हाथ की वो नेगेटिव मार्किंग बता दे और बहुत इजी करके अपना लेवल गिरा ले। भाई यूपीएससी है, थोड़ा लेवल तो अपना सॉरी थोड़ा हाई रखेगा ना, तो सिर्फ नेगेटिव मार्किंग है। तो बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसके सिलेबस में जो सबसे पहले है वो है जनरल इंग्लिश, और वो इसलिए क्योंकि टू एवेल्यूएट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट सिलेबस का है वो है इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट्स, फ्रीडम स्ट्रगल्स एंड करंट इवेंट, है ना, करंट अफेयर आपका। उसका पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है पार्ट है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड इंश्योरेंस। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर एफ, ये जो पॉइंट है तो ये पॉइंट आपका सिर्फ यही एक पॉइंट है जो आपके सिविल सर्विस, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेबस से डिफरेंट है। तो अगर जो सीरियस सिविल सर्विस एस्पिरेंट है जिनके अच्छा खासा यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम सिलेबस पूरा कंप्लीट है, तो वो उनके लिए पूरा सिलेबस इसका आई थिंक कि पूरा कंप्लीट होगा। सो उन्हें सिर्फ इस चीज़ पे एड ऑन करना होगा, वहाँ की रिवीजन पे फोकस करना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये भी सिविल सर्विस के सिलेबस में नहीं है, बट उसका हालांकि मैं मानता हूँ कि आप ग्रेजुएट हैं और ऑब्वियसली ग्रेजुएशन ग्रेजुएट है तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, एंड सिविल सर्विस के लिए भी आप एलिजिबिलिटी आप ग्रेजुएशन के बाद ही वो कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज तो आई थिंक होगा ही सबके पास। उसके बाद जो है जनरल साइंस, तो उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। उसका जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है सिलेबस का वो है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये इसका सिलेबस है और इनफ है। उसका बहुत छोटा सिलेबस है, आई थिंक 1 to 2 मंथ में आप इसको इजीली कवर अप कर सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स या फिर किसी भी और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स, जैसे लाइक कि एसएससी वगैरह या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स, इसके लिए इजीली प्रिपरेशन कर सकते हो, इसे इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। बिकॉज यही इसका सिलेबस है। और जो कट ऑफ हम लोगों ने डिस्कस किया, कट ऑफ भी कोई इतना ज़्यादा हाई नहीं है, 400 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, 250 समथिंग अराउंड कट ऑफ जा रहा है ऑल ओवर, तो इजीली आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। सो दैट्स इनफ फॉर दिस। और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट एक हम लोग लेक्चर बनाएं इसमें जो इसका जो सिलेबस है इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करें। हालांकि जो सिर्फ जैसे कि यूपीएससी के प्रीलिम्स का सिलेबस है सिर्फ वो लोग पॉइंट में देता है, उसका डिटेल में बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। तो ये सिर्फ बहुत शॉर्टली सिलेबस दिया गया है, तो हम इसे कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एक वीडियो हम लोग बनाएं 1-2 दिन के अंदर, तो हम लोग इसको जो सिलेबस है इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करें ताकि ये और ईजी हो जाए हमारे लिए। सो दैट्स इनफ फॉर दिस। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।